हेलो दोस्तों, प्लस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु की, और राजस्थान की जलवायु में अपन ने अभी तक जो देखा है, अगर उसकी बात करें कि राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत अभी तक अपन ने राजस्थान की जो जलवायु वर्गीकरण है, जिसमें अपन ने एक तो व्यक्तिगत और एक सामान्य वर्गीकरण, उसके बाद में अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान की जलवायु का। और राजस्थान की जलवायु में ऋतुओं का जो वर्गीकरण है उनकी अपन बात कर रहे थे। उनमें अपना जो अधिकांश जो चैप्टर था वो तो कंप्लीट हो चुका था। अपने पास में जो बचा हुआ था वो था शीत ऋतु वाला। कौन सा? शीत ऋतु वाला। इसकी अपन बात कर रहे थे। इससे पहले अपन ने जो ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, इसकी अपन ने बात कर ली थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपनी जो छुट्टियां हैं, 2-4 दिन की छुट्टियां हो गई, तो आज अपन थोड़ा सा इसका रिवीजन भी करते हैं और आगे की जो पूरा है अपना शीत ऋतु वाला, आज इससे जो जलवायु से रिलेटेड जो चैप्टर है अपना, इसको कंप्लीट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे जलवायु ऋतु वर्गीकरण। और जलवायु ऋतु वर्गीकरण के अंदर अपन ने देखा था कि जलवायु ऋतु वर्गीकरण में राजस्थान को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक ग्रीष्म ऋतु के आधार पे, एक वर्षा ऋतु के आधार पर, और एक शीत ऋतु। शीत ऋतु में दो है, एक शरद ऋतु और एक जो वास्तविक शीत ऋतु होती है, जब शीत लहर चलती है या जब मावठ जो वर्षा होती है उस समय। ठीक है, तो अपन उनकी बात कर रहे थे। तो अगर थोड़ी सी अपन बात करें कि ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है ये कब से है? मार्च से जून तक का समय। क्यों? क्योंकि इस समय जो पृथ्वी के ऊपर सूर्य की जो स्थिति है ये किधर हो जाती है? उत्तरायण हो जाती है। किधर हो जाती है? उत्तरायण। तो सूर्य की स्थिति उत्तरायण की वजह से अपने को ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है? तापमान ज्यादा मिलता है। और यहाँ पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है। वायुदाब कम होता है। ठीक है, तो इस समय विभिन्न प्रकार की घटनाएं अपने को देखने को मिलती हैं। एक तो होता है कि लू। लू जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करें, जो लू होती हैं ये गर्म व शुष्क हवाएं होती है। गर्म और शुष्क हवाएं होती है। क्यों? क्योंकि अपने उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो तापमान अधिक प्राप्त होता है, और तापमान अधिक प्राप्त होने से यहाँ पर लू चलती है, जो गर्म हवाएं होती है। क्या होती है? गर्म हवाएं होती है। उसके बाद में आंधियाँ। तो ये जो आंधियाँ हैं ये हवाएं होती हैं, लेकिन धूल भरी आंधियां होती हैं, धूल भरी हवाएं होती हैं, और इनमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा आर्द्रता लिए होती है। यानी कि जो लू है ये तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है, और जो आंधियां हैं ये तापमान को थोड़ा सा गिराने का कार्य करते हैं। इसमें आंधी जब आती है उस समय देखा करो आप लोग कि तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि इनके साथ में जो हवाएं होती हैं, धूल तो इसलिए आती है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में आप लोगों को पता है कि मिट्टी है, तो वहाँ धूल तो उड़ेगी उड़ेगी। तो धूल, हवाओं के साथ में धूल भरी आंधियां होती हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ थोड़ी मात्रा में आर्द्रताएं होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आंधियां कहते हैं। ये तापमान में गिरावट लाती हैं, थोड़ी सी तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद में बबूला, तो ये इतना ज्यादा खास है नहीं। ये जो लू है, ये लू अभिवहनीय धाराओं प्रवाह से, इनका हवाओं का क्या होता है? अभिवहनीय प्रवाह होता है, उससे लू चलती हैं। और आंधियां होती हैं संवहनीय धाराओं से। संवहनीय जो प्रवाह होता है वो आंधियां होती है। ठीक है ना? तो अपन ने एक बात की थी ग्रीष्म ऋतु की। उसके बाद में दूसरा आता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में आप लोग वैसे तो जो भारत की ज्योग्राफी है उसमें आप लोग अच्छे से पढ़ोगे इसको। यहाँ पर अगर अपन, मैं बता दूं आप लोगों को, 2-3 चीजें याद रखनी है। मानसून से रिलेटेड 2-3 याद रखनी है राजस्थान से संबंधित। एक तो अपने को मानसून, राजस्थान में मानसून कैसा देखने को मिलता है? तो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून। उसके बाद में अपन बात करें कि राजस्थान में कब कब आता है, तो राजस्थान के अंदर ये 25 जून को आता है। कब आता है? 25 जून को। और वापस कब लौटता है? वापस 30 सितंबर को लौटता है। इतनी सी चीजें याद रखनी है अपने को इसके अंदर, वर्षा ऋतु के अंदर।
ठीक है, बाकी आप लोग भारत की ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद में अपन बात करें शीत ऋतु की। शीत ऋतु में दो भागों में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो एक शरद ऋतु यानी कि जो सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं वो मौसम होता है शरद ऋतु, और एक भयंकर तरीके से शीत लहर चलती है वो होता है वास्तविक शीत ऋतु। तो थोड़ा सा अपन इसमें देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी कि इस समय ये जो मार्च से मध्य जून तक का जो समय होता है, इस समय जो सूर्य की स्थिति है उत्तरायण हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लू, तो लू का मैंने आप लोगों को बताया कि तापमान के कारण वायु का क्या होता है, अभिवयनी या क्षैतिज संचरण होता है। और जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, बाड़मेर। कौन सा है, बाड़मेर। आंधिया, आंधिया से जो सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो कौन सा है, गंगानगर। कौन सा है, गंगानगर। ठीक है, तापमान के कारण सवैनीय या ऊर्ध्वाधर धराओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद में बबुलिया, तो बबुलिया आप लोगों को ज्यादा इतना खास ये देख लेना थोड़ा सा। सर्वाधिक के जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है, बीकानेर। ठीक, ये ग्रीष्म ऋतु की बात है। इसमें अपने जो फैक्ट वाली सी चीज थी कि सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, जून, क्योंकि इस समय अपने को सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में शुष्क माह होता है अप्रैल। गर्म स्थान कौन सा है, फलोदी। कौन सा है, फलोदी। अभी इसको जिला बना दिया वैसे तो, गर्म जिला चूरू। दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा जैसलमेर में, वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा चूरू के अंदर। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन ने वर्षा ऋतु की बात की थी। वर्षा ऋतु में अपन ने मध्य जून से सितंबर तक का जो टाइम है वो कौन सा, वर्षा ऋतु। इस समय जो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिसके कारण थार के मरुस्थल में क्या हो जाती है, वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है, जिससे मानसून क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें कि मानसून किस शब्द से बना है, मौसम शब्द से बना है। ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें कि इसके जनक कौन है, तो इसको जनक है अल-मसूदी। और बात करें अपन कि इसके आगमन और निगमन की तिथि की बात करें, तो सबसे पहले आगमन मानसून भारत की बात करें तो सबसे पहले अंडमान निकोबार में आता है। कहाँ आता है, अंडमान निकोबार में 22 मई। 22 मई मुख्य भूमि पर आगमन होता है इसका, मालाबार तट केरल के अंदर 1 जून को। कब होता है, 1 जून को। अगर अपन बात करें राजस्थान की, अपने को तो इससे मतलब है भाई राजस्थान से, तो राजस्थान में मुख्य आगमन कब होता है, 25 जून को। कब होता है, 25 जून को। कहाँ पर, बांसवाड़ा डूंगरपुर। सबसे पहले बांसवाड़ा, उसके बाद में डूंगरपुर में। अगर वापस लौटने की बात करें तो भारत के अंदर वापस लौटने की जो तिथि है, उत्तरी भारत में 16 से 30 सितंबर, और पूर्ण भारत में लौट जाता है ये 31 अक्टूबर तक। अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 30 सितंबर, कितना, 30 सितंबर को वापस लौट जाता है। ठीक है, उसके बाद में 2 शाखाएं बताई थी अपने, कि सबसे पहले बात तो यही है कि राजस्थान में मानसून कौन सी शाखा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्राप्त होता है अपने को। कौन सा मानसून प्राप्त होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसमें 2 शाखाएं, एक अरब सागरीय शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जो अरब सागरीय शाखा है ये अरावली के समानांतर निकलती, तो यहाँ पर अपने को बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। थोड़ी बहुत उदयपुर के बांसवाड़ा के अंदर, थोड़ी बहुत सिरोही वाले क्षेत्र में, क्योंकि ऊंचाई पर होने की वजह से। बंगाल की खाड़ी से अपने को सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है राजस्थान को। कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से। उसके बाद में अपन बात करें अरब सागरीय शाखा, ठीक है, ये अपन ने बात कर ली थी, चर्चा कर ही ली थी इसके बारे में। अपन ने बंगाल की खाड़ी से, जिसे जो पुरवाइयाँ होती हैं उसमें वर्षा होती है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर पूर्व भारत के अंदर वर्षा करते हुए आती है और लास्ट में अपने पास में पहुंचती हैं, तो इनके पास में आर्द्रता बहुत कम होती है। ठीक है ना, राजस्थान के पहुंचते पहुंचते इनके पास में आर्द्रता 35% तक बचती है आर्द्रता। तो ये कमी वर्षा करती है, इतनी ज़्यादा नहीं करती पूर्व साइड में जितनी करती है उतनी। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में जो मानसून वाला जो है उसके बारे में अपन ने देखा था कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये झालावाड़ में इधर ही पहुंचता है सबसे पहले, दक्षिण पूर्वी वाला इलाका है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है अपने को। ये कि मानसूनी वर्षा राजस्थान में कम क्यों होती है इसके बारे में बता रखा है कि एक तो जो अरब सागरीय मानसून है ये समानांतर निकल जाता है किसके, अरावली के। दूसरी की बंगाल की खाड़ी की मानसून की राज्य में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अरावली की ऊंचाई कम होने पर वनस्पति कम होने से भी वर्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कुछ विशेषताएं कि अपने को राजस्थान में वर्षा कम प्राप्त क्यों होती है उसके बारे में बताया। राजस्थान में वर्षा की बात करें तो जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक अगर अपन बात करें जिला,
तो जिला में देखें तो झालावाड़ के अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बाद में बांसवाड़ा और उसके बाद में बारा। अगर स्थान की बात करें तो स्थान है माउंट आबू सिरोही के अंदर, क्योंकि ऊंचाई पर अधिक है तो यहाँ पर वर्षा ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद में अपन बात करें न्यूनतम, तो पश्चिमी राजस्थान में आप लोगों को पता है कि न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है, जैसलमेर वाला जो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा डिवाइड करती है। और स्थान की बात करें तो स्थान जैसलमेर का ही है, सम, ठीक है। तो न्यूनतम जो वर्षा अपने को जिला की बात करें तो जैसलमेर, और स्थान की बात करें तो सम। और राजस्थान में वार्षिक जो अपने को वर्षा प्राप्त देखने को मिलती है वो है 57.5 सेमी, ठीक है, या अपन कह सकते हैं 575 mm। उसके बाद में अपन ने ये देखा था मानसूनी घटनाएं, मानसूनी घटनाओं के अंदर अपन ने मानसून का प्रेस्पोर्ट देखा था कि जो शुरुआत में मानसून तेज वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, मानसून प्रेस्पोर्ट कहते हैं। मानसून का प्रतिच्छेदन किसे कहते हैं, तो मानसून जब आता है प्रेस्पोर्ट हो जाता है उसके बाद में वर्षा ही नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, मानसून का प्रतिच्छेदन कहते हैं। आज अपन जो अपनी जो क्लास जो अपना टॉपिक बचा हुआ था वो शीत ऋतु वाला बचा हुआ था, ये चैप्टर ये मान लो अंतिम पड़ाव में है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा अपना, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर शीत ऋतु की बात करें तो इसका जो समय है ये अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का समय होता है। इसमें एक होता है शरद ऋतु, एक होती है शीत ऋतु। तो जो शरद ऋतु है इसका जो समय है ये अक्टूबर नवंबर, कौन सा, अक्टूबर नवंबर। तो इस समय क्या होता है कि मानसून निवर्तन, मानसून का लौटना क्या कहलाता है, मानसून निवर्तन कहलाता है। मानसून का लौटने की जो घटना है उसको क्या क्या कहते हैं, मानसून निवर्तन कहते हैं। अब ये जो मानसून जब लौटता है उस समय क्या होता है कि तापमान बढ़ जाता है, अचानक से क्या होता है तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ता है तो उस वजह से अक्टूबर हीट या इसे क्या कहते हैं, कार्तिक हीट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कि जब मानसून वापस लौटता है राजस्थान से उस समय अचानक से तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है, और तापमान में वृद्धि होने को ही क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट। क्योंकि मानसून जो लौटता है अपने कब लौटता है, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को लौटता है, जो डेट है वो 30 सितंबर वाली है। तो उस समय तापमान में थोड़ी वृद्धि देखने को मिलती है, यहाँ पर अपने को वापस तापमान तेज हो जाता है, तो तापमान तेज होता तो उसे क्या कहेंगे, अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट कहते हैं। वास्तविक जो शीत ऋतु है ये होती है अपने को दिसंबर से लेकर फरवरी तक के बीच में। यहाँ पर एक तो शीत लहर चलती है, क्या चलती है, शीत लहर, ये जो साइबेरिया से आने वाली, जो हिमालय से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उनको कहते हैं शीत लहर। एक जो पश्चिमी विक्षोभ वाली जो मावठ है अपने उसको क्या कहते हैं, मावठ के नाम से जानते हैं। मावठ अपन स्थानीय भाषा के रूप में बोलते हैं, ठीक है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागर से उठने वाली जो हवाएं होती हैं आर्द्रता, ये जनवरी के अंदर अपने वर्षा करती हैं, और जनवरी के अंदर वर्षा कर कर यानी कि उस समय अपने यहाँ क्या होता है कि फसल उगाई होती है, कौन सी, रवि की फसल, कौन सी, रवि की फसल। और रवि की फसल के अंदर अगर अपन बात करें गेहूं और सरसों, गेहूं और सरसों, चना, तो ये फसल होती है इस समय। तो इस समय जब मावठ होती है तो इनको पानी लगता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, किसको, गेहूं को। इस समय गेहूं को ये मान के चलो कि गेहूं को पानी की आवश्यकता बार बार पड़ती है, तो इसलिए यहाँ गेहूं को फायदा देखने को मिलता है, जिसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अपन बात करें शीत ऋतु की, तो शरद ऋतु की, तो शरद ऋतु का जो समय है मैंने बताया भी अक्टूबर से नवंबर तक का। मानसून निवर्तन, तो मानसून निवर्तन की क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, मानसून के वापस लौटने की जो घटना है उसको मानसून निवर्तन कहते हैं। कार्तिक या अक्टूबर जो हीट है, इस समय जब मानसून वापस लौटता है उस समय तापमान क्या हो जाता है, बढ़ता है, तो अचानक तापमान का बढ़ना उसे क्या कहते हैं, कार्तिक हीट कहते हैं। और इस समय जब लौटता है उस समय क्या होता है, गुलाबी सर्दी होती है, ठीक है। शीत ऋतु की जो पहली जो हल्की सर्दी होती है ना उसको बोलते हैं गुलाबी सर्दी, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें शीत ऋतु की, तो जो शीत ऋतु है ये समय है इसका दिसंबर से फरवरी के मध्य, और न्यूनतम तापमान होता है, जो जिला है अपना न्यूनतम तापमान वाला वो है चूरू, और स्थान है माउंट आबू। अगर अपन बात करें कि न्यूनतम जो महीना है तापमान वाला वो कौन सा है, तो न्यूनतम जो तापमान वाला महीना है वो जनवरी,
ठीक है, इस समय अपने को तापमान बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि इस समय क्या होता है कि ये जो पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य है, इस सूर्य की जो स्थिति है ये दक्षिणायन हो जाती है। किधर हो जाती है? दक्षिणायन हो जाती है। यानी कि अगर अपन बात करें कि 22 दिसंबर को सूर्य इधर है मकर रेखा, और 22 दिसंबर को जो सूर्य है मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। तो यहां जो दक्षिणी गोलार्ध है यहां पर तापमान ज्यादा देखने को मिलता है, और अपने वाला जो क्षेत्र है यहां पर तापमान बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि तापमान अपने को यहां से मिलता है। ठीक है, तो यहां पर तापमान कम होता है और वायुदाब ज्यादा। तापमान कम और वायुदाब ज्यादा होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को जो सूर्य है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर चमकता है सीधा का सीधा। तो अपने को तापमान बहुत कम देखने को मिलता है, तापमान अपने पास में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इस समय 22 दिसंबर को यानी कि सूर्य मकर रेखा के ऊपर चमक रहा है तो तापमान कम है। तो जो सबसे ठंडा महीना है, सबसे ठंडा महीना वो कौन सा है? जनवरी। सबसे ठंडा महीना कौन सा है? अगर अपन बात करें कि सबसे जो न्यूनतम तापमान वाला जो जिला है वो कौन सा है? चूरू। और जो स्थान है अपना वो कौन सा है? स्थान है वो कौन सा है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि न्यूनतम तापमान चूरू के अंदर क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहां पर वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है। वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए यहां पर तापमान कम देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें कि स्थान, शीत ऋतु में जो स्थान है माउंट आबू, कौन सा है? माउंट आबू। और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो ज्यादा है, समुद्र तल से ऊंचाई। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई अधिक होने की वजह से यहाँ पर तापमान भी कम देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो जो न्यूनतम तापमान वाला जो महीना वो कौन सा? जनवरी। जो न्यूनतम तापमान वाला जो जिला है वो कौन सा? चूरू। और जो स्थान है वो कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है। उसके बाद में अपन ने इसमें देखा था कि शरद ऋतु के अंदर अपन ने मानसून निवर्तन और अक्टूबर हीट ये अपन ने देख लिया। उसके बाद में अपन बात करें शीत ऋतु वाला, तो शीत ऋतु में जो शीत लहर है ये कैस्पियन सागर व हिमालय की ओर से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं इन्हें क्या कहते हैं? शीत लहर कहते हैं। ठीक है, इधर मान लो कि यहाँ राजस्थान है और ये हिमालय, तो हिमालय से इधर से आती है कौन सी? शीत लहर। कौन सी आती है? शीत लहर। और इनकी जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? दिशा ये होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है यानी कि यहाँ उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो इसका जो प्रभाव है शीत लहर का जो प्रभाव पड़ता है सबसे ज्यादा यहाँ जो इस एरिया में जो जिले हैं जिनमें एक आता है चूरू, एक आता है सीकर। चूरू और सीकर वाला जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है किस समय? शीत लहर से। ठीक है, उसके बाद में बीकानेर। तो सबसे ज्यादा मुख्यतः जो प्रभाव पड़ता है इसका ये चूरू में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में सीकर और बीकानेर। ठीक है, तो ये है शीतलहर। कैस्पियन सागर या हिमालय की ओर से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? शीतलहर के नाम से जानते हैं, जिनकी जो दिशा है वो किधर से किधर होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भाई ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें माउट की, कि माउट क्या है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो शीत ऋतु में जो होने वाली जो वर्षा होती है जो भूमध्य सागर से या पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम से उठ जो आती है उसे क्या कहते हैं? माउट। ये स्थानीय भाषा में इसे अपन क्या कहते हैं? मावट। ये स्थानीय भाषा का नाम है कौन सा? मावट। ठीक है, ये भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम से आती है। अगर अपन इसके बारे में अगर आप लोगों को देखना है तो ये जो
राजस्थान के अलावा जो भारत की भूगोल जो पूनिया सर जो पढ़ा रहे हैं उसमें आप लोगों को अच्छे से समझा रखा है इसमें जेट स्ट्रीम वाले इस पोर्शन में, तो वहां जाकर देख सकते हैं। अपने को यहाँ पर इतना सा याद रखना है ओनली, क्या, ये भूमध्य सागर या पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली हवाएं होती हैं जो वर्षा करती हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें कि ये जो प्रभावित क्षेत्र है कौन सा है, तो पश्चिमी राजस्थान ही ज्यादा प्रभावित होता है, जिसमें अनूपगढ़ है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, बीकानेर है, ठीक है। तो ये ज्यादा प्रभावित होते हैं किसमें, मावठ से। और इसके लिए एक शब्द जो गोल्डन ड्रॉप्स, क्यों, क्योंकि जब मावठ होती है उस समय आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो रबी की फसल उगाई जाती है, और रबी के अंदर जो गेहूं होती है यहाँ पर अपने पश्चिमी राजस्थान में तो यही होते हैं, गेहूं, सरसों, चना वगैरह, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है, सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जो लाभान्वित फसल होती है इसमें, वो होती है गेहूं। कौन सी होती है, गेहूं। तो मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सर्वाधिक जो प्रभावित लाभान्वित जो फसल होती है इसमें वो होती है कौन सी, गेहूं होती है, ठीक है। तो इतनी सी अपने को चार चीजें याद रखनी है। एक तो कौन सा, कि ये कहाँ से आती है, भूमध्य सागर से। उसके बाद में इसका जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है। उसके बाद में एक गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लाभान्वित जो फसल है वो गेहूं है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो ये जो शीत लहर है या शरद ऋतु है या शीत ऋतु है, इसमें अपन ने दो चीजें देखी। एक तो शरद ऋतु, शरद ऋतु का जो समय अक्टूबर से नवंबर, और वास्तविक शीत ऋतु होती है दिसंबर से फरवरी तक का समय, ठीक है। इस समय अपने को थोड़ी थोड़ी ठंड सी महसूस होती है। इस समय जो मानसून एक तो लौटता है वो घटना होती है जिसे अपन मानसून निवर्तन कहते हैं। और इस समय अक्टूबर हीट, यानी कि जब मानसून लौटता है तो उस समय अचानक से क्या होती है, तापमान में वृद्धि होती है, तापमान बढ़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना थोड़ा सा। उसके बाद में दूसरा जो वास्तविक शीत ऋतु होती है जिसका जो समय होता है दिसंबर से फरवरी तक होता है, इसमें एक तो शीत लहर चलती है और एक मावठ, शीत लहर और मावठ। तो जो शीत लहर होती है ये जो कैस्पियन सागर या हिमालय से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं, साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं, उनको कहते हैं शीत लहर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक मावठ जो भूमध्य सागर से उठकर जो हवाएं आती हैं, जो आर्द्रता लिए होती है और अपने पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करती हैं, उसे अपन स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। यानी कि जो सर्दियों में वर्षा होती है ना दिसंबर जनवरी के अंदर, उसे अपन क्या कहते हैं, मावठ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन ने चर्चा की है किसकी, शीत ऋतु की। अगर अपन थोड़ा सा अगर बात करें आगे कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात करते हैं, कि राजस्थान में वर्षा है असमान होती है, ठीक है, अनिश्चित होती है। भाई पूर्वी साइड में तो ज्यादा देखने को मिलती है और पश्चिम साइड में आते हैं तो कम देखने को मिलती है। यानी कि अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसका पूर्व से पश्चिम की ओर जो वर्षा है राजस्थान में कम होती जाती है, ठीक है ना। अनिश्चित अनियमित होती है, ठीक है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो वर्षा है असमान होती है, अनिश्चित होती है और क्या होती है, अनियमित होती है। और इसका जो निर्धारण होता है वो किससे किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है समवर्षा रेखा से। किससे, समवर्षा रेखा से निर्धारण किया जाता है। अब ये जो समवर्षा रेखा है ये किसे कहते हैं, ये जो समान वर्षा वाले जो क्षेत्रों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, समान वर्षा रेखा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसे क्या कहते हैं, समवर्षा रेखा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कि जो एक होती है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये जो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो जैसलमेर में अपने को देखने को मिलती है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है, कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। उसके बाद में अगर अपन बात करें दूसरी जो रेखा है वो है 20 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा रेखा है, जैसलमेर वाला इलाका है, थोड़ा सा बीकानेर वाला जो इलाका है, ये 20 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलती है यहाँ पर वर्षा, ठीक है। उसके बाद में अपन देखें कौन सा अगला, ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, मैंने जब आप लोगों को भौतिक प्रदेश पढ़ाया था उस समय भी बताया था कि 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा वाला जो
इधर पश्चिम साइड वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। और पश्चिम के बाद में जो पूर्व साइड वाला है इसे क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो ये जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है इसमें जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है, ये पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में बांटती है। कौन सा, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में अपन बात करें, एक वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, कौन सी, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है, एक पश्चिमी राजस्थान और एक पूर्वी राजस्थान, जो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है। उसके बाद में एक जो वर्षा रेखा है जो अरावली के पश्चिम साइड से गुजरती है, लेकिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्व से होकर गुजरती है, और वो है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो जो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ये 50 सेंटीमीटर और एक 40 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर अरावली के बीचों बीच से गुजरती है, अरावली के बीचों बीच से गुजरती है, जो पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान दो भागों में डिवाइड होती है। 40 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ये अरावली के तो किधर, पश्चिम साइड में, लेकिन जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के पूर्वी साइड, यानी कि जहां पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश खत्म हो जाता है वहां से गुजरती है कौन सी, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। उसके बाद में 50 सेंटीमीटर वाला बता ही दिया मैंने आप लोगों को कि जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है इनको अलग करने का कार्य करती है, ठीक है ना। उसके बाद में एक है 70 डिग्री। तो जो 70 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ये पूर्वी राजस्थान से होकर गुजरती है, और पूर्वी राजस्थान को दो भागों में, यानी कि पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है, अपने 4 भौतिक प्रदेश पढ़े थे उसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश है उससे गुजरती है 70, कौन सी, 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश को दो भागों में बांटती है, ठीक है। और उसके बाद में जो 90 डिग्री 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वहां से गुजरती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो अपने जो पढ़ रहे हैं सम वर्षा रेखा, यानी कि जो समान वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, समवर्षा रेखा, ठीक है। उसमें से अपने को 10 जो समवर्षा रेखा है, ये जो सेमी वर्षा रेखा है ये जैसलमेर से गुजरती है, ठीक है ना, केवल जैसलमेर से। उसके बाद में जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये पश्चिमी मरुस्थल के बीचों बीच से, यानी कि पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड करती है, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में जो अरावली है, तो अरावली के बीचों बीच से गुजरती है कौन सी, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान दो भागों में बांटती है। उसके बाद में जैसे ही पश्चिमी मरुस्थल खत्म होता है जिसका पूर्वी भाग है वहां से गुजरती है कौन सी, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। उसके बाद में अरावली का जो पूर्वी भाग है उधर से गुजरती है 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। उसके बाद में 70 जो सेमी वर्षा रेखा है ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र से गुजरती है, लगभग दो बराबर भागों में बांटती है पूर्वी मैदानी प्रदेश को, ठीक है। उसके बाद में हाड़ौती वाले क्षेत्र में गुजरती है 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो आप लोगों के सामने मानचित्र में दर्शा रखा है। उसके बाद में सम वायुदाब रेखा, यानी कि वही है कि मानचित्र में वो रेखाएं जो एक समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ती है, यानी कि जहां पर एक समान वायुदाब पाया जाता है उसे कहते हैं सम वायुदाब क्षेत्र। अगर अपन बात करें कि जनवरी माह की, तो जनवरी माह में मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जनवरी के अंदर तापमान कितना होता है अपने पास, जनवरी में तापमान कम देखने को मिलता है और वायुदाब ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो जनवरी के अंदर जो 1019 मिलीबार वाली जो वर्षा रेखा है, ये जो मिलीबार वायुदाब है
ये कहाँ से, बीकानेर, फलोदी, नागौर और चूरू, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर। ठीक है, 1019 मिलीबार। उसके बाद में अपन बात करें जो 1018 वाली जो मिलीबार वाली वो वर्षा, ये जो वायुदाब है, ये है जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, चित्तौड़, झालावाड़। ये है 1018 मिलीबार वायुदाब। ठीक है, इस समय अपने को जनवरी माह के अंदर दो वायुदाब रेखाएं गुजरती है, 1019 और 1018। तो 1019 है ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर, जिसमें बीकानेर वाला, फलोदी वाला कुछ थोड़ा सा पोर्शन, नागौर, चूरू, अनूपगढ़ वाला और गंगानगर। और 1018 वाली जो मिलीबार वायुदाब रेखा है, ये जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, यानी कि जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, चित्तौड़ और झालावाड़, इन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। उसके बाद में अपन बात करें जुलाई माह की, तो जुलाई के अंदर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अपने को तापमान ज्यादा मिलता है, तापमान ज्यादा मिलता है, और तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम देखने को मिलता है। तापमान ज्यादा, वायुदाब कम होता है। तो यहां से अपन बात करें एक वर्षा रेखा 997 मिलीबार, 997 मिलीबार, जो जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़ से गुजरती है। उसके बाद में अपन बात करें 998 मिलीबार वायुदाब रेखा, जो बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, नीम का थाना, चूरू। ठीक है, उसके बाद में जो 999 मिलीबार वाली वायुदाब रेखा है, जो सांचौर, जालोर, पाली, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें जो 1000 मिलीबार वाली, तो ये है क्योंकि यहाँ पर तापमान थोड़ा कम देखने को मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा तापमान अपने को जैसलमेर यानी पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। उसके बाद में थोड़ा सा कम हो जाता है, कहाँ, बाड़मेर, जो बालोतरा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान ज्यादा मिलेगा, तो वहां पर 997 मिलीबार वाली। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1000 मिलीबार वाली जो वायुदाब रेखा है, सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर के अंदर, प्रतापगढ़ में और झालावाड़ के अंदर। तो ये जो समान वायुदाब क्षेत्रों को मिलाने वाली कुछ रेखाएं हैं, जो जुलाई माह में गुजरती हैं, 997, 998, 999 और 1000 मिलीबार वाली। ठीक है, क्योंकि जो दक्षिणी राजस्थान है, यहाँ पर तापमान थोड़ा कम देखने को मिलता है, पश्चिमी, ये जो पश्चिमी जैसलमेर वाला क्षेत्र है इससे, तो यहाँ पर ज्यादा मिलीबार वाली। उसके बाद में ठीक, और एक जनवरी माह के अंदर, तो जनवरी माह के अंदर अपने को तापमान कम देखने को मिलता है और वायुदाब ज्यादा। जुलाई माह के अंदर तापमान ज्यादा, वायुदाब कम देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये चीज अपने को थोड़ा सा याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1018 मिलीबार वाली वो जो वायुदाब रेखा है जनवरी माह में किधर से गुजरती है, कौन कौन से क्षेत्रों से होकर गुजरती है। 999 जो जुलाई माह के अंदर जो वायुदाब रेखा है किधर से गुजरती है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। एक जो समवर्षा रेखा वाला है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। ठीक है ना, लेकिन ये भौतिक प्रदेशों के अंदर अपन ने इसको बांटा था वर्षा के आधार पे, तो वहां पर भी अपन ने इसको देखा था। ठीक है, तो ये अपना जो चैप्टर था, ये चैप्टर राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान की जलवायु में अपन ने ये अपना जो लेक्चर नंबर 4, इसके अंतर्गत जलवायु में जितने भी राजस्थान से संबंधित जो समझाने वाला जो पोर्शन था, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवाया है। यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। आगे अपन बात करेंगे, जो आए हुए क्वेश्चन है उनकी भी चर्चा करेंगे थोड़े दिन बाद में। एक बार थोड़ा सा ये थ्योरी वाला पोर्शन कर लें उसके बाद में। तो ये आप लोगों के लिए जो लेक्चर है, ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा अगर आप लोग इनको थोड़ा बार बार या स्पीड से देखते हो। तो आगे अपन कल बात करेंगे, अपनी जो कल जो क्लास होगी वो होगी अपवाद तंत्र की। ठीक है ना, अब जो अपनी क्लासें हैं वो रेगुलर ही रहेंगी, अब अपन बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं।